जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे कोशिकांगों में कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में, जहां से एग्जामों में खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आज का जो पहला कोशिकांग है वो है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है जीव द्रव्य, क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, क्या कोशिकाओं में इसके कार्य रहेंगे, कहाँ पर यह पाया जाता है, क्या क्या इसकी संरचना रहती है, सभी प्रश्नों के बारे में एक के बाद एक चर्चा करेंगे। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर उपस्थित एक तरल पदार्थ होता है। यह आपकी जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, इस कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला एक जो तरल पदार्थ रहता है, इस तरल पदार्थ को कहा जाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की संरचना यदि देखें तो अधिकांशतः इसमें जल पाया जाता है। जल के साथ में ही कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि कोशिका में जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए एक माध्यम प्रदान करते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर उपस्थित एक तरल पदार्थ रहता है जो कि जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए माध्यम प्रदान करता है। सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं आपके जीव द्रव्य में ही पाई जाती हैं। अब जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1837 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म कहा गया था। कब कहा? 1837 में। एक और वैज्ञानिक आते हैं हक्सेल ने सबसे पहले इसे कोशिका का जीवित आधार बताया है कि यदि कोशिकाओं को जीवित रहना है तो कोशिका में जीव द्रव्य का उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोशिका में जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो कोशिकाएं मर जाएंगी, जीवित नहीं रह पाएंगी। अब दो शब्द आपके आते हैं, एक आता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म और एक और आपका साइटोप्लाज्म शब्द आता है। दोनों में क्या अंतर होता है? प्रोटोप्लाज्म की यदि बात करें तो कोशिका के अंदर उपस्थित जितना भी द्रव है उस पूरे द्रव को बोला जाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म होता है केंद्रक के आसपास जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। दोनों में है कि अंतर इतना है कि कोशिका के अंदर उपस्थित संपूर्ण तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जबकि केंद्रक के चारों तरफ जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को एक स्पेशल नाम दे दिया साइटोप्लाज्म। एक एक करके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। कोशिका के अंदर जल तथा अनेक रासायनिक पदार्थ एक जीवित मिश्रण का निर्माण करते हैं जो जीव द्रव्य कहलाता है। चर्चा पहले ही हो चुकी है कि कोशिका के अंदर जल तथा अनेक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक तरल पदार्थ बनाते हैं जो कि सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए सहायक होता है, जरूरी होता है। जीव द्रव्य में अनेक जैविक क्रियाएं होती है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1837 में पुरकिंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य के लिए प्रोटोप्लाज्म नाम का उपयोग किया था। हक्सेल ने, ध्यान रखना इसको, हक्सेल ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था। यह हो गया जीव द्रव्य। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म केंद्रक के चारों तरफ जो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसको एक स्पेशल नाम दिया है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म का वह भाग होता है जो केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म एक अर्ध तरल पदार्थ होता है। अर्ध तरल, ना तो ज्यादा ठोस और ना ही बिल्कुल तरल, दोनों के बीच में थोड़ा गाढ़ा पदार्थ रहता है, चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है जिसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य।
केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित रहता है। विशेष स्थान है केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली। खैर इन दोनों के मध्य जो जल उपस्थित रहता है, जो द्रव उपस्थित रहता है उसे जीव द्रव्य बोलते हैं, लेकिन केंद्रक के यदि चारों ओर उपस्थित जो जीव द्रव्य है उसे साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ वॉन ने 1863 में किया था। अब साइटोप्लाज्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो प्लस प्लाज्म। साइटो का अर्थ होता है कोशिका, प्लाज्म का अर्थ होता है के द्वारा बनाया गया, अर्थात साइटोप्लाज्म शब्द का अर्थ होता है कोशिका के द्वारा बनाया गया द्रव। कोशिका के द्वारा बनाया गया द्रव कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटो का अर्थ होता है कोशिका व प्लाज्म का अर्थ होता है बनाया गया, अर्थात साइटोप्लाज्म का अर्थ होता है कोशिका द्वारा बनाया गया द्रव। साइटोप्लाज्म में रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है जो पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। जिस प्रकार से अपने शरीर में, संपूर्ण शरीर में किसी तरल पदार्थ की बात करेंगे तो जल जो रहता है वह संपूर्ण शरीर का 65 से 70% हिस्सा होता है। उसी प्रकार कोशिका की बात करें तो कोशिका के अंदर 70% जो भाग रहता है कोशिका का वो रहता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। उसमें भी अधिकांशतः जल उपस्थित होता है, लेकिन जल के साथ साथ में कुछ प्रोटीन, एंजाइम्स, रासायनिक पदार्थ जो कि जैविक क्रियाओं को संचालित करने में सहायक होते हैं, सभी उसमें उपस्थित रहते हैं। इसकी रचना जल, कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थों से होती है। कोशिका द्रव में जल, एंजाइम्स, लवण, अन्य रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के दो मूल भाग होते हैं, एक तो एंडोप्लाज्मिक और एक्टोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक और एक्टोप्लाज्मिक दोनों में उनके स्थानों के हिसाब से उनको नाम अलग अलग दिया है। एंडोप्लाज्मिक जो रहता है वो केंद्रक के चारों तरफ जो तरल पदार्थ रहता है उसे एंडोप्लाज्म बोला जाता है, जबकि एक्टोप्लाज्म जो रहता है वो कोशिका के बाहरी हिस्से में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य एंडोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, जो कोशिका द्रव्य का मध्य भाग होता है। एक्टोप्लाज्म कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है जो जेली जैसा पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर का भाग एंडोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित रहते हैं, जबकि एक्टोप्लाज्म जेली के समान बाहर की ओर पाए जाने वाला द्रव्य पदार्थ होता है। कार्य क्या रहता है, तो कार्य की चर्चा करते हैं तो सभी प्रकार के जितने भी कोशिका में उपस्थित कोशिकांग हैं वो सभी के सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित रहते हैं। ये इसका सबसे पहला कार्य। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि कोशिका में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हें जैविक क्रियाओं को माध्यम प्रदान करता है, मीडियम रहता है उनके लिए, जैविक क्रियाओं को संचालित होने के लिए एक स्थान प्रदान करता है। वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है कोशिका द्रव्य का। कोशिकांगों में सबसे महत्वपूर्ण होता है केंद्रक। केंद्रक कोशिका में उपस्थित है कि गोल बड़ी संरचना होती है। केंद्रक के अंदर एक और छोटी गोल संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है केंद्रिका। सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्रक कोशिका में प्रबंधक के समान कार्य करता है। सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण व संचालन करने का कार्य केंद्रक ही करता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। यह एक बड़ी गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर उपस्थित एक छोटी गोल संरचना केंद्रिका कहलाती है। केंद्रिका, यहाँ पर केंद्रक के अंदर उपस्थित जो द्रव रहता है उसे बोला जाता है केंद्रक द्रव। इस केंद्रक द्रव के अंदर धागे नुमा कुछ जाल नुमा एक संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन धागे कहा जाता है। और जब ये क्रोमेटिन आपस में मिलकर छोटे और मोटे हो जाते हैं तो इन्हें एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम। तो जितनी भी आनुवांशिक लक्षण रहते हैं, आनुवांशिक गुण रहते हैं, उन आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। तो यह कह सकते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर उपस्थित रहते हैं तथा ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का
कार्य करता है। सभी प्रकार के पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जैसे कोशिका के बीच में उपस्थित एक बड़ी गोल अंडाकार गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन पैरामेशियम, वाउचेरिया ऐसे कुछ जीव रहते हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारी जो रहते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित रहता है, लेकिन ऊंट और लामा दो जीव ऐसे अपवाद स्वरूप हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक एक द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा रहता है। इस झिल्ली को केंद्रक कला कहा जाता है। केंद्रक में कोशिका की वंशानुगत जानकारी रहती है। केंद्रक के अंदर खनिज, लवण, एंजाइम, डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। केंद्रक में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा पड़ा रहता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, और यही क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। जब क्रोमेटिन जाल छोटे व मोटे हो जाते हैं तो इन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है, और सभी आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। सभी जीवधारियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है। कार्य क्या रहते हैं? तो केंद्रक कोशिका विभाजन द्वारा शरीर की वृद्धि करता है। एक कोशिका से एक से अधिक कोशिकाएं बनाना कोशिका विभाजन होता है। तो शरीर की वृद्धि के लिए नई नई कोशिकाओं का निर्माण कर कोशिका की वृद्धि करना, कोशिकाओं टूट फूट को या टूटी फूटी कोशिकाओं को समाप्त कर नई कोशिकाओं का निर्माण केंद्रक के द्वारा किया जाता है। गुणसूत्र में उपस्थित जीन द्वारा आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य भी गुणसूत्र या क्रोमोसोम ही करते हैं, जो कि केंद्रक में उपस्थित रहते हैं।